नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार की भेंट की। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति को उत्तराखंड के धार्मिक महत्व वाले मानसखंड क्षेत्र में पावन मंदिरों, विशेष रूप से नवी करोरी और धाम के साथ साथ जागेश्वर धाम की यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया। बताते चले कि राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति का उत्तराखंड पर आगमन प्रदेश के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत होगा। तो वहीं भेंट के दौरान राज्यपाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में चल रहे प्रयासों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश इस दिशा में लगातार सराहनीय प्रगति कर रहा है और सरकार के सहयोग से यह अभियान जन आंदोलन के रूप में पूरे तरीके से अग्रसर है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह मेला प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजकों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जहां मेला विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा, तो वहीं जिससे उन्हें स्वरोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता के नए अवसर भी मिलेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकार कहा कि जो राज्य की सरकार है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर नए प्रयास कर रही है और जहां वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाते हुए ऐसे मेले के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदान किए जाने की भी बात उनकी ओर से कही गई। अब खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद स्थित जिला कलेक्ट्रेट भवन में सोमवार यानी कि आज साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जिसमें कुल 65 शिकायतें पहुंची और जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वयं ही इन शिकायतों की सुनवाई की और जहां अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी और जिसमें कि भूमि पैमाइश और निमंत्रण की समस्याएं प्रमुख रही। बताते चले कि डीएम ने संबंधित अधिकारियों को हर शिकायत का त्वरित और संतोषजनक समाधान करने के निर्देश दिए हैं। तो साथ ही बताते चले कि डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके। और साथ ही उन्होंने आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के आयोजन की तैयारियों का भी जायजा लिया और जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। देखिए, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें कि अभी तक 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया। और इसके अतिरिक्त 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है उसके क्रम में जो विभागों के द्वारा तैयारियां की गई हैं उसके भी हमने समीक्षा करी है। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें कुछ शिकायतें राजस्व विभाग से लेकर थी, जिसमें अवैध कब्जा या पैमाइश के प्रार्थना पत्र थे और कुछ शिकायतें थी बिजली आदि के संबंध में थी और कुछ शिकायतें राशन से संबंधित या फिर समाज कल्याण से संबंधित थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं। कई ऐसी शिकायतें थी जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर ही उनकी जो भी पत्रावली हो उसका परीक्षण करके शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया। अब खबर देहरादून से है, जहां 7 से 13 अक्टूबर 2025 तक स्रोत महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जिसे तारा जोशी फाउंडेशन प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं यह 7 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव भारत की कला, शिल्प और संस्कृति का भव्य समागम होगा और इसमें देश भर से 100 से अधिक कारीगर, कलाकार और स्वयं सहायता समूह भी हिस्सा लेंगे। बताते चले कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हथकरघे, हस्तशिल्प के साथ साथ लोक संगीत, नृत्य और ग्रामीण कलात्मक को भी पुनर्जीवित और बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम कारीगरों को आधुनिक दर्शकों से जोड़कर वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करेगा। तो वहीं महोत्सव का उद्घाटन प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी करेंगे। इसके बाद राजस्थान के पद्मश्री उस्ताद अनवर खान मांगनियार की विशेष लोक संगीत प्रस्तुति भी देंगे और यह उत्सव देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको वही बता दूं, हमारा ये द्वितीय अभी जो हमने लगाया है, ये द्वितीय इसका वो है एडिशन है।
हमने जो पिछली बार बुलाया था, हमारे पिछली बार में भी हमने पांडवास रखे थे, बुलाया था इनॉग्रेशन में, सारा हमारा उत्तराखंड का ही फोक म्यूजिक था। मैं ये नहीं कह सकती जैसे अभी हमने जो ये 5 दिन का रखा है, 5 दिन हमारे पास में थे, इसमें से 4 दिन पूरे उत्तराखंड का ही फोक म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। छोलिया हमने उत्तराखंड का रखा है, हमने ढोल दमाऊ रखा है, हमने नाटी रखी है, हमने नहीं, हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट की अपनी नाटी, नहीं, हमारी अपनी कल्चरल डिपार्टमेंट की नाटी, उन्हीं से बुलाया हमने। लास्ट ईयर भी उन्हीं को बुलाया था। और अज्जू तोमर जी, नहीं सॉरी, लास्ट ईयर हमने उनको बुलाया था बट वो आ नहीं पाए थे। तो हमारा जो इनॉग्रेशन में लास्ट ईयर भी रहा था वो मेजरली हमारे अपने साइड के ही थे। 5 दिन का था लास्ट ईयर हमारा, उसमें से हमारे 5 दिन उत्तराखंड का प्रभोग था, सिर्फ एक दिन हमारे विक्की चौहान जी थे। इस बार तो हमने 7 दिन का जो हमारी इवेंट है उसमें से 4 नाइट हमारी पूरी की पूरी अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कुमाऊनी, बिल्कुल कुमाऊनी। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां मौसम ने अचानक से करवट ले ली। आपको बता दें कि सुबह से ही आसमान में घने बादल छा रहे थे और जहां अब तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी निरंतर जारी है। बताते चले कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की संभावना जताई थी, जो कि अब सच साबित हो रही है और इस बारिश के चलते तापमान में जहां गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आपको बता दें कि हवाओं के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि आज कालाडूंगी में तेज हवाएं चल रही थी और जिसके बाद आपको बता दें कि बारिश भी जो है वो शुरू हो गई और जिसमें कि आपको यह भी बताते चले कि मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान कर दिया गया था और जिसमें आज के लेकर बारिश की आशंका जताई गई थी और जिसमें कि आज बारिश भी लगातार कालाडूंगी में दर्ज की जा रही है और जिसमें कि आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अपील की गई है कि बाहर निकले तो सावधानी बरतें, क्योंकि आगे भी कई दिनों तक अभी मौसम विभाग की ओर से इसी तरीके का मौसम रहने की आशंका जताई गई है और जिसमें आपको बता दें कि बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं किसानों के लिए जो फसलें हैं उनको लेकर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है, बारिश लगातार हो रही है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से आज बारिश हो रही है, आगे भी दिनों में बारिश जारी रहे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मसूरी से है, जहां बीजेपी मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नाम से फर्जी मेल जो है बैंक को लूटने और आग लगाने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि मसूरी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को एक ईमेल भेजा गया और जिसमें कि शहर के सभी लोन माफ करने की मांग की गई है। बताते चले कि मेल में यह भी कहा गया है कि अगर लोन माफ नहीं हुआ तो बैंकों में लूटपाट की जाएगी और आग भी लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, मेल में बैंक के कर्मियों को बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी गई है और इस मेल के बाद शहर में जहां एक तरफ हड़कंप मच गया तो वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी है। बताते चले कि बीजेपी के मंडल मीडिया प्रभारी जगजीत कुकरेजा ने स्पष्ट किया है कि मेल पूरी तरह से फर्जी है और पुलिस ने अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। को जो है बैंक से फ़ोन आया, जिसमें कि बैंक से भी फ़ोन आया और साथ ही साथ मुझे पुलिस विभाग से भी फ़ोन आया, जिसमें एक मेल का विवरण करा गया जिसमें रजत अग्रवाल जी, मेरा जगजीत कुकरेजा एवं मोहन पेटवाल जी का नाम है, जिसमें ये बोला गया है कि मसूरी में जितने भी लोग हैं सबके ऋण बैंकों को माफ़ करने के लिए आदेशित किया गया है और यदि बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा करने पर उनके खिलाफ कड़ी मतलब कि ये करा गया कि हम बैंक को लूट लेंगे और बैंक को लूट भी सकते हैं। साथ ही साथ जो है बुधवार को यहाँ पे तमंचों के साथ बैंक पे हमला करेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं इसका पूरा खंडन करता हूँ। ऐसा कोई मामला रजत अग्रवाल जी, मोहन पेटवाल जी या मेरे द्वारा नहीं करा गया है और ये मसूरी का माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की एक कोशिश करी जा रही है। मैंने बैंक मैनेजर से भी निवेदन करा है कि तुरंत इसकी पुलिस FIR कराए और मैं अपनी तरफ से भी अभी थाने में जा रहा हूं और वहां पे मैं रिपोर्ट दूंगा
ताकि जो है इस पे कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी है, ये सब चीज़ें जो हैं एक फर्जी मेल आईडी के द्वारा करी गई है। मेरे द्वारा जब बैंक मैनेजर से मिला गया तो वहाँ पता चला कि फर्जी मेल आईडी के द्वारा ये करा गया है और तत्काल प्रभाव से मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये चाहता हूँ कि भाई इस पर तत्काल कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। हाँ, एक आज सुबह हमें लगभग 11 बजे एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि सारे जो हमारे ऋण हैं बैंक के, शाखा के जितने भी ऋण हैं ये माफ़ कर दिए जाएं, अन्यथा बैंक के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम बैंक के अंदर हम नुकसान्स फैलाएंगे, जो कर्मचारी हैं उनको हम प्रताड़ित करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ब्रांच की जो शाखा में आग लगाने की, आगजनी तक की भी बात की है। गोली माने बंदूक की नोक की बात बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अगली इसी मेल में आगे कंटिन्यू करते हुए लिखा है कि अगर ये काम नहीं किया, ये ऋण माफ़ नहीं किए गए तो हम कनपट्टी में बंदूक रखेंगे और यहाँ तक कि कहा है कि जो कर्मचारी हैं उनको घर में घुसकर गोली से उड़ा दिया जाएगा। सर, इसमें 3 लोगों के नाम है, कौन कौन है? जी, जो नाम इसमें बताया गया है, एक रजत अग्रवाल जी हैं, जगजीत कुकरेजा जी हैं और मोहन पेटवाल जी के नाम पे ये एक ईमेल हमें सुबह प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी सर? इसके बाद तुरंत ही इस मेल का हमने संज्ञान लेते हुए जो यहाँ पर हमारे चौकी है, पुलिस चौकी है, वहाँ पर गए थे और उनको ये पूरा मामला हमने अवगत कराया। इसकी लिखित शिकायत भी कर दी? लिखित शिकायत भी की है इसकी। अब खबर टिहरी से है, जहां मुनि की रेती पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताते चले कि तपोवन इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर यह गैंग लोगों से सस्ते आईफोन बेचने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 3 अन्य ठग अभी पूरे तरीके से फरार बताए जा रहे हैं और जिनकी तलाश भी लगातार जारी है। बता दें कि मौके से बरामद हुए सामान में गिरोह खुद को कस्टम विभाग से जुड़ा बताकर लोगों को झांसा में लेते थे और जहां कहते थे कि जब्त किए हुए गए जो भी आईफोन है वो सस्ते दामों में बेच रहे हैं और जहां लोग लालच में आकर पैसे ट्रांसफर कर देते थे लेकिन उन्हें कोई भी मोबाइल फोन नहीं मिलता था। तो वहीं यह भी बताते चले कि एसएसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक यह गैंग देश भर के पूरे तरीके से जो है कई राज्यों में सक्रिय था और इनके खिलाफ अब तक 36 से ज्यादा शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क और बैंक खातों की भी जांच कर रही है। क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल, सीआईयू और थाना मुनि की रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। मौके से बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट की पासबुक, एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी दिल्ली में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से इस प्रकार के साइबर ठगी के मामले में पूर्व में भी जेल में जा चुके थे और अभी वर्तमान में बेल पर बाहर चल रहे थे। पिछले कुछ समय से ये तपोवन में इस फ्लैट पे किराए पर रह रहे थे और यहाँ पर ये लोगों को एक फेक एडवर्टीजमेंट चलाते थे जिसमें कि आईफोन को काफी भारी डिस्काउंट पे बेचे जाने का एक ऑफर दिया जाता था और इस प्रकार से कुछ इनोसेंट लोग इनके जो साइबर ठगी के जाल में फंस जाते थे और उन लोगों को फिर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर या कुछ एडवांस मनी के तौर पर उन लोगों से पैसा लेते थे। अब खबर केदारनाथ से है, जहां मौसम ने अचानक से करवट ली है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में आज सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई और जहां धाम में पूरे तरीके से बर्फबारी के बीच मौजूदा श्रद्धालु इस अद्भुत नज़ारे को देखकर पूरे तरीके से मंत्रमुग्ध हो गए।
बर्फ से ढकी पहाड़ियां और मंदिर की छत पर गिरी बर्फ ने माहौल को और भी आध्यात्मिक और आकर्षक बना दिया। तो वहीं मौसम विभाग ने पहले ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना को जताया था, जो कि अब साबित सच हो रही है। और जहां पर केदारनाथ में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश और आस्था में कोई भी कमी नहीं दिखी है। बता दें कि लोगों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया और इस दुर्लभ दृश्य को कैमरों में कैद भी किया। अब खबर रामनगर से है, जहां एक गाय की पूंछ काटने का मामला सामने आया है और जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। आपको बता दें कि घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी नाराजगी को जताया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि कुछ संगठनों ने तो यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई करें ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना दोहराने की हिम्मत न करे। यह मामला रामनगर के ग्राम तुमड़िया का बताया जा रहा है, जहां इस घटना पर बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और वहीं आपको बता दें कि एसओ सुमित पांडे ने भी इस पर जानकारी दी है, जिसमें कि उनकी ओर से बताया गया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है और साथ ही दोनों आरोपी अशरफ अली और करामत अली को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मालदन चौकी क्षेत्र से एक मामला संज्ञान में आया था, जिसके अंदर 2 लड़कों द्वारा एक गाय की पूंछ को काट दिया गया था। इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारे जो चौकी क्षेत्र में पुलिस बल है, उसके द्वारा जो आवश्यक हमारा मेडिकल जो उपचार प्रोवाइड कराना था, वो भी तत्काल प्रोवाइड कराया गया। और साथ ही इसमें दोनों लोग जो तहरीर प्राप्त होने के बाद जो है आवश्यक जो नेसेसरी वो जो हमारी सेक्शन है उसके अंदर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। और साथ ही साथ दोनों लड़के जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये लगातार रामनगर के निवासी बुलडोजरी कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इतना समय हो गया, हमें पता है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी बुलडोजरी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य निंदनीय है कि गाय की पूंछ को काट दिया जाता है मामूली विवाद में, कि किसी एक को फंसाने के लिए। शफीक और यासीन का आपसी झगड़ा बताया जा रहा है और शफीक और यासीन का जो झगड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि एक को फंसाने के लिए गाय की पूंछ काट दी गई है। गौ माता जिसमें कोटि हमारे कई कोटि देवी देवता निवास करते हैं और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो आज मालदन चौकी पहुंचे हमारी सीओ साहब और स्थानीय प्रशासन से बात हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के लिए खताड़ी लाए गए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि रामनगर कब से मांग कर रहा है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। जिन्होंने हमारे धर्म के साथ ये कुटेराघात किया है, ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसमें विलंब बिल्कुल कोताही न बरतते हुए, ताकि रामनगर का माहौल जो है शांत बना रहे, यहाँ की फिजा कोई खराब न करे। लेकिन जो आज हमारी गाय की जो माता की पूंछ काटी गई है, बहुत ही निंदनीय है और हिंदू समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर। अब खबर देहरादून से है, जहां डीएम सविन बंसल ने राइफल क्लब फंड का उपयोग एक मानवीय पहल के रूप में करते हुए इसे समाज सेवा का माध्यम बना दिया है। जी आपको बता दें कि आमतौर पर इस फंड का प्रयोग शस्त्र लाइसेंस और संबंधित कार्यों के लिए होता है, लेकिन पहली बार इसे असहाय, निर्धन और असक्षम लोगों की सहायता में बदला गया। और जहां इस पहल के तहत लगभग 6 जरूरतमंदों लोगों को 25-25 हजार रुपए की सहायता दी गई है और अब तक लगभग 12.55 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है। बताते चले कि इस मौके पर डीएम सविन बंसल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है असहाय को मुख्य धारा से जोड़ना है। जिले में ऑनरेबल सीएम की प्रेरणा से मैकेनिज्म शुरू किया हुआ है, जो हम शस्त्र लाइसेंसेस प्रदत्त करते हैं या शस्त्र लाइसेंसेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका सेल परचेज, नए दर्ज करना या फिर जो आर्म्स हैं उनको रिप्लेस करना, उनका वारिसान को ट्रांसफ़र होना। तो इस सब में एक शुल्क निर्धारित किया गया है हमारे क्लब द्वारा और वो संपूर्ण शुल्क हमारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ में लिया जाता है। जैसे इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो ये आज हमारा 6ठा ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम 8 को, कभी 10 को, कभी 15
ऐसे फैमिलीज को असिस्टेंस करने का प्रयास करते हैं आर्थिक रूप से। इनके फैमिलीज में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, कोई परिजन की मृत्यु हो गई आकस्मिक, कोई बच्चा या बच्ची पढ़ना चाहते हैं, उसके पास साधन नहीं है, कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, फैमिली ट्रेजेडीज हो गई, तो इनको एक सीड कैपिटल के रूप में मदद की जाती है जिससे ये आगे बढ़ सकें और अपनी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को ओवरकम कर सकें, पीछे छोड़ सकें। और मैंने अपनी आर्थिक समस्या के रिगार्डिंग डीएम कार्यालय में पत्र दिया था, जिसमें कि मेरे परिवार में आर्थिक तंगी से मैं गुज़र रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है, मेरी माताजी है और मेरे 2 भाई हैं जो कि मानसिक और शारीरिक तौर पे अक्षम है, विकलांग है, जो कि काम करने में अक्षम है। और मैंने इसके रिगार्डिंग डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी, और तो उसके तहत मुझे जो है 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी डीएम साहब का और एसडीएम मैम का, कि मुझे इस कठिन मुश्किल समय में मुझे उन्होंने सहयोग के तौर पे मुझे आर्थिक सहायता प्रदान करी है, और आगे भी आगे की पढ़ाई और रोज़गार के संबंध में मुझे सहायता के लिए आश्वासन दिया है। तो मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां संचालित अवैध वैनम सेंटर के मामले में वन विभाग करीब 1 महीने से मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक भी आरोपी संचालक को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। आपको बताते चले कि अब विभाग पूरे प्रकरण की जांच और पुलिस को संचालक की तलाश सौंपने पर विचार कर रहा है, और जहां सांपों के जहर का अवैध कारोबार वन विभाग के लिए अब भी पहेली बना हुआ है। तो आपको बता दें कि जहां वन विभाग के मंत्रियों की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि कारोबार करने वाले संचालन फिलहाल फरार हैं और उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम के एमडीडीए की संयुक्त टीमों के द्वारा अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि टीम के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई जो भी दर्जनों दुकानें हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। बताते चले कि तो वहीं इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्रों में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को भी लगातार जो है उनकी शिकायतें मिल रही थी, और जिसपे कि यहाँ जाम की स्थिति भी पूरे तरीके से बनी रहती थी। और इसी के मद्देनजर जो है एमडीडीए ने नगर निगम को इस बाबत अवगत करवाया, और जहाँ पर आपको बता दें कि यह कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई इसलिए की गई कि एमडीडीए द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। एमडीडीए ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट करके नगर निगम के साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में प्रशासन के जो आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम इसको लेकर सहयोग कर रहा है, तो आज कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पीला पंजा चला है? ये पीला पंजा जो चलाया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है, मौके वाला। तो ये कितना क्षेत्र रहने वाला है, तब तक ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे भी इसी तरह रहेगी? ये कार्रवाई जितना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में सभी खाली नहीं होते, 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, तब तक ये कार्रवाई चलेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।